हेलो फ्रेंड्स, काइनेटिक फोर्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बंगाल की बात की थी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से सिराजुद्दौला को मारकर ये अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर देंगे ईस्टर्न इंडिया में। और 1765 आते आते ईस्टर्न इंडिया पे एक तरह से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाएगा। पर जब साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में इनको तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला था फ्रेंच से। अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, काफ़ी नई थी। 1664 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और 1668 आते आते ये इंडिया में इस्टेब्लिश होने स्टार्ट हो जाएगी। और इस 18th सेंचुरी आते आते, इसकी फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की बात करें तो बहुत कम ही सेटलमेंट्स होंगे, पर काफ़ी पावरफुल सेटलमेंट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो अगर इसकी गवर्नर की इसकी बात करें तो गवर्नर जो होगा डुप्लेक्स सबसे इम्पोर्टेंट होगा इनके गवर्नर्स में। देखिए, ये है डुप्लेक्स। अब इसकी बात करें तो ये काफ़ी वर्कहोलिक माना जाता है। और जब इंडिया में आएगा ना, तो फ्रेंच की सेटलमेंट्स को तो काफ़ी मजबूत करेगा ही ये। और जब ना प्राइवेट ट्रेड करेगा ना, वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा और पैसा काफ़ी कमाएगा यहाँ पे और सीधा फ्रांस भेजेगा। अब जब फ्रांस से पैसा जाएगा तो फ्रांस की गवर्नमेंट बहुत खुश हो जाएगी, कितना अच्छा काम कर रहा है, पैसा भेज रहा है। ठीक है, तो और 1742 आते थे, पौंडीचेरी को काफ़ी मजबूत करते हैं। पौंडीचेरी से उनकी सबसे बड़ी सेटलमेंट थी। और डुप्लेक्स टेरिटोरियल एम्पायर का सपना भी बिल्डअप करेगा। जैसे कि मैंने कहा, ये फर्स्ट होंगे जो एम्पायर बिल्डिंग का सपना देखेंगे और एक रास्ता बना देंगे जिस पर फ्रेंच नहीं ब्रिटिशर्स चलना शुरू कर देंगे। तो जो डुप्लेक्स होता है काफ़ी एम्बिशियस होता है। यहाँ के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते थे ना, जो इंडियन रूलर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते थे, तो वहाँ पे अपने पॉलिटिकल कंट्रोल गेन करने के लिए ये उनकी डोमेस्टिक मामलों में काफ़ी इंटरफेयर करता था। जैसे कि इनका एक तरीका होता था कि जैसे कि दो रूलर हैं, तो एक को हेल्प प्रोवाइड कराई, जिता दिया, और जीत गए तो इनको जागीर मिल जाएगी, जागीर मिल गई तो पैसा मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से काम करते थे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करें तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड हमें मिलता है यूरोप में। यूरोप में जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और वॉर ऑफ सक्सेशन में एक साइड ब्रिटिश चले जाएंगे, एक साइड फ्रांस चली जाएगी। इसका इंडियन वर्जन हमें देखने को मिलेगा इंडिया में, जहाँ पे यूरोप में ये दोनों कंट्रीज तो लड़ेंगी, इनकी कॉलोनीज भी आपस में लड़ेंगी। तो इंडिया में, जिसकी मैंने अभी बात की, जो फ्रेंच थे वो काफ़ी नए थे, तो वो ब्रिटिशर्स से, जो इंग्लिश थे, इनसे कुछ ज़्यादा पंगा लेना चाह नहीं रहे थे। पर जब ब्रिटिशर्स है ना, इनसे पंगा लेना चाह रहे थे, तो ये जो फ्रेंच की शिप्स है ना, तो जो फ्रेंच की शिप्स आएंगी, इसके पे ब्रिटिशर्स कब्जा कर लेंगे। अब फ्रांस रिटेलिएट करेगा। अब रिटेलिएट करने के लिए इसको इस पे अटैक करना पड़ेगा। तो वैसे तो इसकी पोजीशन यहाँ पे काफ़ी वीक थी, पर इसको सपोर्ट मिल जाएगा मॉरिशस से। मॉरिशस से, जिसे उस वक्त कहा जाता था आयल ऑफ फ्रांस, यहाँ से एक सैन्य की टुकड़ी निकलेगी और मद्रास पे अटैक कर देगी। 1742 में स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब जैसे ही मद्रास पे अटैक होगा, तो जो ब्रिटिशर्स हैं, ये है कार्नेटिक, तो ब्रिटिशर्स हैं, इसके पास जाएंगे मदद के लिए। कार्नेटिक का जो नवाब था, ब्रिटिशर्स की मदद करेगा और एक अपनी बड़ी सी सेना को फ्रेंच के खिलाफ लड़ने भेजेगा। फ्रेंच की इतनी छोटी सी आर्मी थी। अनवरुद्दीन उस वक्त नवाब था कार्नेटिक का। अनवरुद्दीन की आर्मी है ना, काफ़ी बड़ी होगी। तो ये अनवरुद्दीन की आर्मी हो गई, ये फ्रेंच की आर्मी हो गई। और जब इनके बीच में लड़ाई होगी ना, तो ये फ्रेंच जीत जाएंगे। ठीक है, अनवरुद्दीन की आर्मी इसलिए भी हार जाएगी क्योंकि वो काफ़ी बैकवर्ड थी, पुराने तरीक़ों से लड़ रही थी। और जो फ्रेंच की आर्मी होगी काफ़ी मॉडर्नाइज होगी, अच्छे खासे तोप गन्स वगैरह होंगी इसके पास, तो ये फ्रेंच की आर्मी जीत जाएगी। तो इसलिए कहा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, क्योंकि जो यूरोपियंस हैं ना, इनकी आंखें खुल जाएंगी। आई ओपनर वॉर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इनको समझ में आएगा कि इनकी छोटी सी आर्मी जो वेल ट्रेंड है, वेल डिसिप्लिन्ड है, अच्छी खासी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और अच्छी खासी तोपें गन वगैरह हैं, ये
इंडियन रूलर्स को हरा सकती है। ओके, तो अनवरुद्दीन जब हार जाएगा तो फ्रेंच का मोरल जो है वो भी काफ़ी बूस्ट होने लगेगा। हालांकि यहाँ पे फ्रेंच की पोजीशन थोड़ी सी वीक होगी। जब डुप्लेक्स और जो आया था ना मॉरिशस से, एडमायरल ला बोर्डोनेस, ये आया था, तो उनमें थोड़ी तनातनी हो जाएगी और ये वापस चला जाएगा। पर स्टिल फ्रेंच काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये दोबारा अटैक कर देंगे मद्रास पे। 1746 का टाइम आएगा, सितंबर 1746 में दोबारा सैंडफोर्ड का, डेविड सैंडफोर्ड का था मद्रास में, इस पे सीज कर लेंगे। कुछ कुछ इंग्लिश की सेटलमेंट्स थी उस पर भी कब्जा कर लेंगे। और ये आगे बढ़ते इससे पहले हो जाती है ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल 1748 में होगी, जिसमें ये सेटलमेंट बनेगी कि जो फ्रांस ने जितना भी गेन किया है ना, ये वापस ब्रिटिशर्स को दे देगा। ऐसा तो कोई दान धर्म नहीं कर रहा था, बदले में जो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच की सेटलमेंट्स थी ना, उस पर कब्जा कर लिया था। तो फिर ये चाह रहे थे कि यहाँ पे फ्रांस जो अगर ब्रिटिशर्स को ये सेटलमेंट्स दे देगा वापस, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वापस को फ्रांस की सेटलमेंट्स दे देंगे नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे ये सेटलमेंट बनी और ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो गई। ठीक है, अब बारी आएगी सेकेंड कार्नेटिक वॉर की। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का मौका मिलेगा जब यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे लोकल रूलर्स में, और अगेन ये राइवल साइड्स ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो 1748 का चाय टाइम चल ही रहा था। आपको पता है आशफ जा निज़ामुद्दीन था हैदराबाद का, वो मर जाएगा, काफ़ी बूढ़ा ऑलरेडी था वो। तो उसकी जगह का दावेदारी करेगा मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये कहेगा हैदराबाद में मुझे बैठना है, इसका सपोर्ट करेगा फ्रेंच। और कर्नाटक में चंदा साहिब, पहले वो जेल में था, रिलीज़ होके आ जाएगा, तो कहेगा कि कर्नाटक का नवाब तो मैं हूँ। तो चंदा साहिब एक दावेदार आ गया कर्नाटक में। तो जो ब्रिटिशर्स है ना, इनकी ट्राइबल कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। ये अनवरुद्दीन जो अभी हमने बात की, जिसने मदद की थी ब्रिटिशर्स की, ये कहेगा कर्नाटक का नवाब मैं हूँ। और नसीर जंग हैदराबाद में, इसको सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स। अब इसका रिज़ल्ट ये निकल के आएगा कि जो फ्रेंच जिनको सपोर्ट कर रही थी ना, वो दोनों जीत जाएंगे। मुजफ्फर जंग जीत जाएगा हैदराबाद में, चंदा साहिब जीत जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, तो इसे फ्रेंच बड़ी पावर निकल के आएगी। अब रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त था गवर्नर, उसको आएगा गुस्सा, बहुत गजब का दिमाग लगाने वाला था वो। ठीक है, तो जब क्लाइव को गुस्सा आएगा, अगेन डुप्लेक्स, ठीक है, तो ये डुप्लेक्स से बदला लेने का अब कोशिश करेगा। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग तो हैदराबाद में बैठ चुका था। मुजफ्फर जंग जीतेगा ना, तो काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिलेंगे उस फ्रांस को। जैसे मुजफ्फर जंग जब जीतेगा ना, तो जागीर दे देगा, नॉर्दर्न सिरकार्स का एरिया दे देगा, मसूलीपट्टनम दे देगा, पौंडीचेरी देगा। और जो हैदराबाद में जो एजेंट है ना, फ्रेंच एजेंट बैठ सकता था, ये पावर दे देगा फ्रेंच को। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग तो पूरी तरह से बैठ चुका था। चंदा साहिब ना मोहम्मद अली से बहुत गुस्सा था। अब ये मोहम्मद अली कौन था? जैसे मैंने बताया था ना, अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स। तो अनवरुद्दीन जब मर जाएगा ना, जब वॉर हुई थी उसमें अनवरुद्दीन मर जाएगा, और इसके बाद जो गद्दी का दावेदार होगा वो मोहम्मद अली होगा। मोहम्मद अली, इससे था चंदा साहिब बहुत गुस्सा। तो वो कहेगा मैं राजपाट तब संभालूंगा जब ये मोहम्मद अली को मारूंगा। तो मोहम्मद अली जाके छिप जाएगा तिरुचिरापल्ली में। यहाँ पे मोहम्मद अली बैठा है, यहाँ पे फोर्ट है बाहर, और चंदा साहिब जाएगा इसके बाहर इसको मारने, इसके बाहर फोर्ट के बाहर बैठा रहेगा। अब आरकोट में तो कोई है ही नहीं, तो रॉबर्ट यहाँ पर दिमाग लगाएगा कि इसकी कैपिटल पे तो कोई है नहीं,
इसकी कैपिटल पे कब्जा करते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव इसकी आर्कोट कैपिटल जो होगी वहाँ पे आके बैठ जाएगा और बस 210 सोल्जर्स लेके आएगा और इस पर कब्जा कर लेगा। और वो एक्चुअली आता है ना तो पूरा हर जगह ढिंढोरा पिटवा देता है कि इतनी बड़ी सेना लेके आ रहा है, वो कोई जीत नहीं पाएगा। तो इस वजह से भी लोग किला छोड़ के भाग जाते हैं और वो आराम से आके आर्कोट में ईजिली बैठ जाता है। और जब चंदा साहब को इसका पता चलता है तो वापस जाता है अपनी आर्कोट को बचाने, अपनी कैपिटल को बचाने, और 53 डेज़ की सीज़ रखता है। 53 दिन तक आर्कोट में बैठा रहता है। मोहम्मद अली को इस टाइम तक टाइम मिल जाता है कि वो अपनी फोर्ट से तिरुचिरापल्ली से बाहर निकले, और तब तक मराठास जैसे उसके और भी सपोर्ट में लोकल रूलर्स आ जाते हैं और फाइनली चंदा साहब को ये मोहम्मद अली मार देगा और जीत जाएगा। तो एक सिचुएशन ये बन के आएगी कि पहले जो लग रहा था कि सेकंड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच जीत गए हैं, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। तगड़ा दिमाग खेलेगा क्लाइव और जीत जाएगा। अब यहाँ पे डुप्लेक्स कुछ कर पाता, उससे पहले ही डुप्लेक्स को बुला लिया जाएगा वापस फ्रांस। अब एक्चुअली फ्रांस की गवर्नमेंट की ना एक प्रॉब्लम थी। फ्रांस की गवर्नमेंट ना इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज़ को ज़्यादा पसंद करती थी, ठीक है। और फ्रांस की गवर्नमेंट को जब तक पैसा मिलता रहेगा तब तक वो बहुत खुश रहेगी, और जब वॉर्स स्टार्ट होने लग जाएंगे ना तो खर्चा बहुत होगा, और खर्चा होने से फ्रांस की गवर्नमेंट बहुत नाराज़ हो जाएगी, तो इसलिए भी इसको बुलाना शुरू कर देगी। और ये भी कहा जाता है कि मिसकैलकुलेशन थी डुप्लेक्स की, कि वो समझ नहीं पाया कि क्या क्या ज़रूरत है। जैसे कि फ्रेंच की गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, और साथ में जब पैसों की कमी होने लगेगी तो डुप्लेक्स सैलरी कट भी करेगा, तो जिससे जिसका सोल्जर्स जो होंगे ना वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो एक तरह से ये सिचुएशन बनेगी और डुप्लेक्स आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, और इसकी जगह आएगा गोदेहू। गोदेहू आएगा गवर्नर बन के। 1754 में वो ट्रीटी साइन करेगा, जिसमें उसको कई सारे जो सेटलमेंट्स थे, जो वेल स्टेब्लिश सेटलमेंट्स थे, वो वापस उसको रिकॉग्निशन मिल जाएगी। और एक सिचुएशन बन के आएगी जिसमें पिक्चर में ये बात होगी कि फ्रेंच अभी भी पावर में है, गई नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सेटल लग रही थी, पर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट हो जाएगा 7 ईयर्स वॉर, ठीक है। अब इसका भी एग्जिस्टेंस हमें मिलेगा यूरोप में, जब प्रशिया जर्मनी था उस वक्त का, प्रशिया और ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो जाएगी सेलेशिया को लेके। अब इन दोनों में लड़ाई है सेलेशिया को लेके। अगेन एक साइड ब्रिटिश होंगे, एक साइड फ्रेंच होंगे। अब दोनों राइवल साइड्स ज्वाइन कर लेंगे। अब इसका इंडियन वर्जन कार्नेटिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इसकी शुरुआत तब होगी जब ये लैली है, काउंट डी लैली है, अटैक कर देगा यूरोपियन ब्रिटिशर सेटलमेंट्स पे। पर ये नहीं भाप पाएगा कि इसकी पोजीशन उस वक्त काफ़ी वीक हो चुकी थी। और वीक जैसे कि हमने पिछली बारी बात की थी कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज थी, क्या पैसे वैसे थे नहीं, सोल्जर्स भी काफ़ी टाइम से बिना सैलरी के काम कर रहे थे, बहुत कम सैलरी मिल रही थी, सैलरी कट हो रहे थे। और जो फ्रेंच की गवर्नमेंट थी वो बस पैसा मांग रही थी, देने को कुछ तैयार नहीं थी। उनको बस चाहिए था कि पैसा कमा कमा के भेजता रहे। तो इस सब इनकी पोजीशन थी ना, इसलिए काफ़ी वीक हो चुकी थी। और अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो उसका कम्युनिकेशन भी बहुत ख़राब था। जैसे कि इतना दूर है ये फ्रांस और इंडिया, अगर कोई ऑर्डर लेना है, अगर गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देगी तो उसको आते आने में कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे फ़ोन तो हुआ नहीं करता था। तो इस तरह से जब फंक्शनिंग होगी और जो फील्ड में काम कर रहा है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ से ऑर्डर लेना, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, लली अटैक कर देगा। तो इस बार जो थे ना ब्रिटिशर्स, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब वो कैसे थे, जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में भी बात की थी, 1765 तक आते आते ईस्टर्न इंडिया पूरा इनके कंट्रोल में था। और हम यहाँ पे थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करें जिसका टाइम पीरियड था 1756 से 63।
और 1757 में अगर आपको याद हो क्या हुआ था, सिराजुद्दौला मारा गया था। प्लासी कॉन्स्पिरेसी। तो जिस 1757 के बाद जो था ना, ये ईस्टर्न इंडिया था ना, ये बंगाल का एरिया काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गया था ब्रिटिशर्स के। और जो चंद्र नागौर थी ना, चंद्र नागौर की जो सेटलमेंट थी फ्रेंच की, वो हार जाती है। तो लैली काफ़ी गुस्से से भड़क गया था, इसलिए अब वो नॉर्दर्न सिरकार्स जो यहाँ का एरिया है, नॉर्दर्न सिरकार्स से हेल्प मांगेगा। जब वो वहाँ से बसी जो गवर्नर था उस वक्त फ्रेंच का, वो उसकी हेल्प करने जाएगा कर्नाटक में, तो जो नॉर्दर्न सिरकार्स का एरिया है ना, ये बंगाल ब्रिटिशर सेटलमेंट आएगी और इस पर अटैक कर देगी। ठीक है, अब ये एक एरिया बचा देंगे तो दूसरा एरिया एक्सपोज हो जाएगा, तो ये चीज़ होगी, तो हैवी लॉसेज होंगे। ठीक है, नॉर्दर्न सिरकार्स फॉल हो जाएगा। फिर मसूलीपट्टनम, यनम। अब मसूलीपट्टनम में जिनकी नेवीज़ थी वहाँ पे भी लड़ाई होगी। तो ये चीज़ें इस तरह से काम कर रही थी कि अब लैंड में ही नहीं बल्कि नेवीज़ भी इनकी ओशन में भी लड़ाई कर रही थी। तो तगड़ी लड़ाई हो रही थी इनकी। और पहले जैसे हुआ था, नवाब ऑफ कर्नाटक, इसको बोला जाएगा पे करो, ब्रिटिशर्स इससे पे करवाएंगे। और एक बैटल होगा जिसका नाम था बैटल ऑफ वॉन्डीवर्स। बैटल ऑफ वॉन्डीवर्स होगा जैन 1760 में। बैटल ऑफ वॉन्डीवर्स एक डिसीजिव वॉर होगा जिसे फ्रेंच पूरी तरह से हार जाएगा। और सिर्फ जो कुछ बची हुई जो कॉलोनीज़ थी ना, 1761 आते आते और ले ली जाएंगी। और लास्ट में जो जिंजी थाइगर जो कर्नाटक में छोटे मोटे सेटलमेंट्स बनेंगे, वो भी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे फ्रेंच के। तो पिक्चर ये समझ में आएगी कि अब उसको अब एड़ी रखने तक की जगह नहीं बची है कि वो वहाँ पे रख सकें। अब फेलर के अगर रीज़न देखें तो जैसे कि फेलर के रीज़न जैसे हमने बात की थी अभी, फाइनेंशियल तो थे ही, बाकी लैली काफ़ी एरोगेंस था, काफ़ी चिड़चिड़ा इंसान था, वो समझ नहीं पाया कि वो हार सकता है, पैसे इनके पास थे नहीं। और जो नेवीज़ थी, इंग्लिश की नेवीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जो ब्रिटिशर्स थे ना इस वक्त, इनके पास बैकअप काफ़ी था। जैसे कि अगर फ्रेंच को अगर पैसे चाहिए तो उन्हें सीधा सीधा गवर्नमेंट से मांगने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा दूर है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दूर है, या फिर दूसरे सेटलमेंट से। और जब ब्रिटिशर्स थे उनके पास बॉम्बे में प्रेसिडेंसी से थी, मद्रास था, यहाँ पे कलकत्ता में अच्छा खासा उनके पास जागीर्स थी। तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, पैसे के लिए अगर वो चाहते तो कहीं से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो फाइनली पीस ट्रीटी होगी 1763 में, पीस ऑफ पेरिस। ये होगी 1763 में, जिसमें फ्रेंच की सारी सेटलमेंट्स थी वो हटा दी जाएगी, मतलब उसको दे दी जाएगी। फ्रांस से ये कहा जाएगा अरेंजमेंट बनेगी 1749 से पहले, 1749 से पहले जितनी भी उसके बाद सेटलमेंट्स थी ना, वो उसको वापस मिलेगी, पर अब वो उसको फोर्टिफाई नहीं कर सकता था, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता था। अब जो पूरी तरह से जो फ्रेंच से डर था ना ब्रिटिशर्स को, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, तब एक सिंगल कंपनी निकल के आएगी जो ट्रेड कर रही थी, जिसके पास पॉलिटिकल पावर थी, वो थी ब्रिटिशर्स। ठीक है, और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरह से 1769 तक आते आते पूरी तरह से इसका असर था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वो कुछ पूरी तरह से बस नाम की ही बचेगी और कुछ नहीं, और वो भी कुछ एरियाज़ में बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रेड करेगी और कुछ नहीं। ठीक है, और इससे इस ट्रीटी में ये भी सेटलमेंट बनेगी, जो कर्नाटक था, ये नवाब ऑफ कर्नाटक था, इसको इसकी टेरिटरी वापस मिल जाएगी, पर जो ये रहेगा ना प्रोटेक्शन में ब्रिटिशर्स के रहेगा। ठीक है, अब प्रोटेक्शन में रहने का मतलब ये होगा कि इसकी सोवरेनिटी जो थी ना, वो अंडरमाइन हो चुकी थी, अब ख़त्म हो गई थी। और बाद में 1801 आते आते इसको जो ब्रिटिशर्स थे, राजा तो बोलेंगे इसके नवाब को, बाद में उसको उनको भी पेंशन पे छोड़ देंगे आगे आने वाले जनरेशन को। तो एक तरह से ये इसकी कहानी हो जाएगी ख़त्म। और जब हैदरा की बात करें तो जो हैदराबाद का जो निज़ाम था ना,
अब धीरे धीरे इनके साइड में आने लग जाएगा। 1766 आते आते उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी दिखने लगेगा और धीरे धीरे वो भी इसके कंट्रोल में आ जाएंगे। और इससे और जब कार्नेटिक वॉर छिड़ा था ना, तो बहुत ज़्यादा सारे जो ट्रूप्स थे, मतलब यहाँ से नेवीज़ में भर भर के लोग बुलाए गए थे। इंग्लिश आर्मी यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में आ जाएगी, तो ये भी इसका एडवांटेज इनको बाद में मिलेगा। और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के फेवर में चला जाएगा। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इस युद्ध में होगी थर्ड कार्नेटिक वॉर में, कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच थे, जो लड़ रहे थे ना, इनकी सेना में लोकल लोग थे, इनकी सेना में भी लोकल लोग थे। ये बस कुछ पैसे देते थे, रिक्रूट करते थे और आपस में लड़ा देते थे। तो नेशनलिज्म क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म कौन क्या है, उस वक्त लोगों को पता नहीं था। और एक ऐसा सोचना कि एक टेरिटोरियल एम्पायर बना सकता है, इंडिया बनाया जा सकता है, इनकी बियॉन्ड था इमेजिनेशन के लिए, कि सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है। ओके, तो ये समझ में आएगा। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी निकल के आएगी कि पहले ये इतना नहीं था, अब ज़्यादा था कि लोकल रूलर्स को रिक्रूट करके लड़वाएंगे और बाद में यही करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।